हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। ऑल सेट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 64 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 64 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला वर्ड जो कि है इंटरिम। रेफरेंस क्या लिखा है? that the Indian ambassador to Dhaka, Pranay Verma, attended the swearing-in ceremony of Mohammad Yunus, the head of the interim government. Okay, meaning something temporary or provisional, often used to describe arrangements, decisions or periods that are not permanent. यानी कि कोई चीज़ जो अस्थायी हो या थोड़े समय के लिए लाई गई हो, often used to describe arrangements यानी कहीं पे arrangements करने हो, decisions लेने की बात हो या समय काल की बात हो, वहाँ पे हम बोलते हैं कि वहाँ पे हम इंटरिम को यूज़ करते हैं। बेसिकली इंटरिम का हिंदी जो वर्ड है अंतरिम, अगेन एक डिफ़िकल्ट हिंदी वर्ड है। समझने के लिए आप इसको ऐसे समझें, अस्थाई या थोड़े समय का, काम चलाओ, ठीक है, इसको ऐसे ले सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट से इसको और बेटर वे में आप समझ पाएंगे। इंटरिम बजट होता है ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर द गवर्नमेंट ऑफन प्रेजेंट्स एन इंटरिम बजट टू कवर इट्स एक्सपेंसेस for a few months until a new government is formed and can present a full budget। अभी इसी साल हमने देखा, क्योंकि जनरल इलेक्शंस थे, इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट है निर्मला सीतारमन जी ने एक इंटरिम बजट पेश किया, क्योंकि कुछ महीनों तक काम चलाना था गवर्नमेंट को। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कवर इट्स एक्सपेंसेस, एंड जब सरकार बन गई वापस से, उसके बाद दोबारा से एक कंप्लीट बजट हमें देखने को मिला। सो इंटरिम बजट यानी कि थोड़े समय का या अस्थायी बजट। एक और कॉन्टेक्स्ट है इंटरिम गवर्नमेंट का। व्हेन अ गवर्नमेंट रिजाइन्स और फॉल्स, एन इंटरिम गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट अंटिल न्यू इलेक्शंस आर हेल्ड, जो कि हमें अभी बांग्लादेश में देखने को मिला, जो कि कॉन्टेक्स्ट भी था। बांग्लादेश में शेख हसीना जी की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई और तख्ता पलट हो गया। उसके बाद जब तक नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती तब तक वहाँ पे हमें इंटरिम गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि अस्थायी रूप से काम चलाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई गई है। Interim relief. In legal cases, the court may grant interim relief to a party which is a temporary order providing immediate relief until the final judgment is passed। यानी कि कोर्ट केसेस में हमें देखने को मिलता है इंटरिम रिलीफ दे दिया जाता है कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आती तब तक आपको बेल हम देते हैं। यानी अगर मान लीजिए कल्प्रेट है, वो कह रहा है कि नहीं मैं बेगुनाह हूँ, और कोई ऐसे पुख्ता सबूत भी अभी तक पेश नहीं हुए हैं, तो कोर्ट क्या कर देता है? बेल दे देता है, इंटरिम रिलीफ दे देता है ना। और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, विच इज़ टेम्पररी ऑर्डर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ अंटिल द फाइनल जजमेंट। कभी कभी ये भी होता है कि मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ और आपको पता है कि उसमें नकल भी है, आप क्या करते हैं, कोर्ट पहुँच जाते हैं, आप वहाँ पे एक पिटीशन के तौर पे पहुँचते हैं और आप बोलते हैं कि सर इस पूरे एग्ज़ाम में धांधली हुई है, और वहाँ पे कोर्ट स्टे लगा देता है, यानी इंटरिम रिलीफ दे देता है कि हाँ ठीक है, जब तक सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, तब तक हम फाइनल लिस्ट नहीं निकालेंगे, मेरिट नहीं निकालेंगे, यानी फाइनल सिलेक्शन हम डिक्लेयर नहीं करने देंगे जो भी बॉडी एग्जाम कंडक्ट करा रही है। सो इंटरिम रिलीफ मिल गया यहाँ पे पिटिशनर को, ठीक है। आई होप आपको इंटरिम का कॉन्टेक्स्ट मीनिंग समझ में आ गया हो। अभी हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द बोर्ड अपॉइंटेड एन इंटरिम CEO टू लीड द कंपनी अंटिल अ परमानेंट रिप्लेसमेंट कुड बी फाउंड। बिल्कुल सही बात है, एक इंटरिम CEO अपॉइंट कर दिया गया है जब तक परमानेंट रिप्लेसमेंट ना मिल जाए। बिल्कुल सही है। शी डिसाइडेड टू टेक एन इंटरिम बस टू रीच द स्टेशन क्विकली। अब ये सेंटेंस एब्सर्ड है, बस के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंटरिम का यूज नहीं होता है, सो ये सेंटेंस गलत है। द कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम रिलीफ टू द पिटिशनर वाइल द केस वॉज स्टिल पेंडिंग। बिल्कुल सही, अभी हमने डिस्कस किया, कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दिया केस जो भी पिटिशनर है उनको, कि भाई जब तक केस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपके लिए हमने राहत दे दी आपको थोड़े समय की। द इंटरिम रिपोर्ट प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे इंटरिम का कॉन्टेक्स्ट है 2 टाइम फ्रेम के बीच का, मध्यवर्ती, है ना। इंटरिम रिपोर्ट का मतलब है जो रिपोर्ट बीच में आई, एक टाइम दूसरा टाइम पीरियड, उसके बीच में कोई रिपोर्ट आई, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, उसने क्या प्रोवाइड किया? वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड किए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को लेकर। सो ये सेंटेंस भी सही है। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। प्रोविजनल यानी कि काम चलाओ,
टेम्पररी, अस्थायी, ट्रांजिशनल। अब ये जो टाइम वाला कॉन्टेक्स्ट था उसके कॉन्टेक्स्ट में ट्रांजिशनल एक सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम्स देखें तो परमानेंट, स्थायी, लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला, लॉन्ग टर्म यानी कि बहुत लंबे समय, और ये इधर क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म एक सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कोर्स। रेफरेंस क्या लिखा है, शुड सेंड अ पॉजिटिव सिग्नल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड काम द ओवर द टॉप स्ट्रेंड्स इन द डिस्कोर्स in Delhi about the tumultuous developments next door. Okay. Over the top ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, exaggerated यानी excessive. Over the top आप बोल सकते हैं जैसे कोई कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो जोक्स सुना रहे हैं और जो ऑडियंस है वो हंस नहीं रही है, तो धीरे धीरे वो अटेम्प्ट करते हैं कि वो अपने जोक्स में वल्गैरिटी ले आए, अश्लीलता ले आए, और फिर वो ट्राई कर रहे हैं कि पूरी तरीके से कुछ लोग हंसें, पर स्टिल लोग नहीं हंस रहे हैं। तो ये जो अटेम्प्ट है ये कैसे, ओवर द टॉप, एग्जैजरेटेड, एक्सेसिव, जबरदस्ती की कोशिश। ठीक है, स्ट्रैंड्स बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रैंड का कॉन्टेक्स्ट है, वैसे तो स्ट्रैंड का मतलब होता है धागा या किनारा भी हो सकता है, यहाँ पे इसका जो मतलब है ओवर द टॉप स्ट्रैंड्स का, इसका मतलब है कि अलग अलग जो थॉट्स उस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश में इस समय जो चल रहा है, अलग अलग ओपिनियंस जो लोगों के देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके की जो चर्चाएं, डिस्कशंस हो रहे हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। और टिमल्टुअस बेसिकली बहुत नॉइजी, बहुत लाउड साउंड के कॉन्टेक्स्ट में, या साउंड का मतलब यहाँ पे हुआ कि जब भीड़ होती है लोगों की, और या लोग शोर शराबा कर रहे होते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कमोशन इतना ज़्यादा होता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे टिमल्टुअस डेवलपमेंट्स, उथल पुथल वाले डेवलपमेंट्स है ना, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो वो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। मैं पूरा यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर पैसेज क्लियर हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अभी हम ऊपर से सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सो डिस्कोर्स का हम डिस्कस करते हैं, मीनिंग क्या है। डिस्कोर्स का मतलब होता है रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट, यानी कि रिटन या फिर स्पोकन यानी बात जो की गई हो, वो कम्युनिकेशन या फिर डिबेट, सीधे सीधे बोलें तो वार्तालाप या फिर बातचीत नॉर्मल वर्ड में। और डिस्कोर्स का एक हिंदी मीनिंग होता है प्रवचन, यानी कि जो साधु संत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो प्रवचन देते हैं अपने शिष्यों को, तो वो भी एक डिस्कोर्स होता है ना। सो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं डिस्कोर्स की, बेसिकली डिस्कशन। डिस्कोर्स इज इक्वल टू डिस्कशन। अब यहाँ पे जो डिस्कोर्स है ये आप ये जो डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मल सेटअप है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें डिस्कोर्स देखने को मिल रहा है, और फॉर्मली हम डिस्कोर्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ड के तौर पे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मैकेनिक प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड डिस्कोर्स ऑन हाउ टू फिक्स द कार्स इंजन। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि डिस्कोर्स एक सही वर्ड है, यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो सकता था। द मैकेनिक प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ टू फिक्स द कार्स इंजन। हाँ, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता था, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। डिस्कोर्स मैकेनिक और कार के कॉन्टेक्स्ट में कोई सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पे, ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। द एकेडमिक कॉन्फ्रेंस फैसिलिटेटेड अ रिच डिस्कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट्स। अब ये बिल्कुल सही है, एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे उन्होंने एक डिस्कोर्स के लिए एक तरीके से माहौल दिया, वहाँ पे लोग आए, उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात की, ग्लोबल इम्पैक्ट्स पे बात की, यानी एक गहन डिस्कशन हुआ वहाँ पे, इन डेप्थ डिस्कशन हुआ, डिस्कोर्स हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कोर्स ऑन वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। बिल्कुल सही बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग आके अपनी अपनी बातें रखते हैं सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे, बिल्कुल सही है। द डिस्कोर्स अमंग द टीम मेंबर्स लेड टू इनोवेटिव सोल्यूशंस फॉर द प्रोजेक्ट। ये भी सही है सेंटेंस। डिस्कोर्स हुआ टीम मेंबर्स के बीच में और उससे इनोवेशन प्रोजेक्ट में देखने को मिले। सो आई होप आपको डिस्कोर्स का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गया हो। डिस्कशन सिनोनिम है, कन्वर्जेशन सिनोनिम है बातचीत, डायलॉग, कम्युनिकेशन, ये सारे एक जैसे वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो साइलेंस यानी कि शांति, मोनोलॉग यानी कि केवल एक ही व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, मोनो, सिंगल, लॉग, डायलॉग, LOGUE यानी वार्तालाप। क्लियर है? जो आप यहाँ पे सफिक्स देख रहे हैं बातचीत के लिए यूज होता है। सो मोनो यानी अकेला, मोनोलॉग यानी एक व्यक्ति ही अपनी बात रख रहा हो। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में अपनी बात रख रहे हैं, और वो वहाँ पे आप देखें तो एक ही व्यक्ति यानी कि वो एंटोनिम के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस में ही ग्रैंड छुपा हुआ है।
प्रीफिक्स के तौर पे, यानी विशाल। अभी रेफरेंस चेक करते हैं। मीनवाइल द ओवरली ग्रैंडियोस बट इल इन्फॉर्म्ड sections of public discourse on foreign policy in India. Okay, meaning conceived on a very grand or ambitious scale. यानी कि grandiose का मतलब है जिसको आप कंसीव कर रहे हैं एक ग्रैंड या एम्बिशियस स्केल पे, यानी दिमाग में ही बहुत विशाल आपने सोच बना रखी है ना, या जिसकी जो नींव रखी जाए वही बहुत विशाल हो। ग्रैंडियोस हिंदी में बोलते हैं भव्य। अब ये देखिए, एक ये जो सेटअप है बेसिकली, ये जो बिल्डिंग है बेसिकली, अनंत अंबानी नीता क्या लिखा हुआ है, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। हाँ जी, अनंत अंबानी जी की जो अभी वेडिंग हुई, रिसेप्शंस हुए उनके, हमें देखने को मिले, तो उसके लिए ये पूरा इन्होंने एक सेटअप बनाया और कल्चरल सेंटर बनाया, और हमें यहाँ पे देखने को मिला ग्रैंडियोस वेडिंग। क्या देखने को मिली? ग्रैंडियोस वेडिंग। ग्रैंडियोस जो बेसिकली ग्रैंडियोसिटी हमें देखने को मिली। अगर मैं नाउन के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, ग्रैंडियोस क्या हो गई? एडजेक्टिव हो गई, यानी भव्य। सब कुछ कितना विशाल, भव्य, स्प्लेंडेड, इस तरीके से चमक धमक वाला, है ना। शोई भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत दिखावे का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया कुछ, है ना। जितना नहीं भी सोचा हमने उससे भी बहुत कहीं ज़्यादा। अब वेडिंग उनकी चल रही है, रिसेप्शन चल रहा है, वेडिंग चल रही है, अब 15 दिन हो गए और वेडिंग ख़त्म ही नहीं हो पा रही। सो ये क्या है? ग्रैंडियोस, है ना। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी और पॉजिटिव में बोलेंगे तो भी, दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। और टेम्पल आर्किटेक्चर, द ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर ऑफ द अक्षरधाम टेम्पल इन दिल्ली showcases India's rich cultural heritage and artistic excellence। अब ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है। ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली में, यानी विशाल। वहाँ पे जो काम हो रहा है मूर्तियों का, या जो दीवारों पे काम हो रहा है, और स्कल्पचरिंग जो हो रही है, वो अगर हम देखें तो वो ग्रैंडियोस है, भव्य है, भव्यता को दिखाता है वो। पॉलिटिकल प्रोमिसेस, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द politician made grandiose promises about transforming the city into a world-class metropolis, but many doubted the feasibility of such claims। इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे पॉलिटिशियन ने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए। अब यहाँ पे ये नेगेटिव कोनोटेशन में है, ग्रैंडियोस प्रोमिसेस, यानी एग्जैजरेटेड मैनर में आप प्रोमिसेस कर रहे हैं, आप जो पॉसिबल नहीं है वो बातें बोल रहे हैं। जैसे मैंने कई बार बोला है, केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए बोला है कि वो दिल्ली को क्या बना देंगे? लंदन बना देंगे। और अभी हमने देखा मॉनसून में, बारिश में, वो कितना ज़बरदस्त तरीके से पानी में डूब गई थी सिटी, है ना। और वो जो IAS कोचिंग में जो हुआ, वो भी आप सबने देखा कि वहाँ पे कैसे 3 एस्पिरेंट्स जो अपनी जान गंवा देते हैं जस्ट बिकॉज कि वहाँ हमने मिसमैनेजमेंट देखा, और बहुत सारी चीज़ें थी, नेग्लिजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी था वहाँ पे। सो ओवरऑल मैं जो बात कर रहा था, ग्रैंडियोस प्रोमिसेस, यानी कि ऊपरी, सतही, सुपरफ्लुअस, ठीक है। वेडिंग्स, इंडियन वेडिंग्स आर ऑफन नोन फॉर देयर ग्रैंडियोस सेलिब्रेशंस विच with elaborate decorations, lavish feasts and days of festivities। हमारी शादियां जो होती हैं इंडिया में, ग्रैंडियोस सेलिब्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं, भव्य सेलिब्रेशंस। फंक्शंस हमारे एक के बाद एक चलते चले जाते हैं, 7-7 दिन, 10-10 दिन हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं। सो ग्रैंडियोस वेडिंग्स, लेविश फीट्स, दावतें दी जाती हैं, हज़ार लोगों की, 1500 लोगों की दावतें दी जाती हैं। एंड फेस्टिविटीज़ के जो डेज होते हैं वो काफ़ी लंबे खिंच जाते हैं, है ना। सो ग्रैंडियोस, आई होप आपको समझ में आ गया हो। सेंटेंसेस देखते हैं। द बिलियनेयर्स ग्रैंडियोस प्लान टू बिल्ड अ लग्जरी होटल ऑन द आइलैंड सीम्ड एक्सेसिव टू द लोकल रेजिडेंट्स। अब कोई अरबपति है, वो कोई जगह है, आइलैंड है, वहाँ पे वो लग्जरी होटल बनाने का अपना प्लान कर रहे हैं, तो वो जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको काफ़ी एक्सेसिव लग रहा है, यानी ओवर द टॉप लग रहा है। ओवर द टॉप आगे वापस से, यानी शो ही लग रहा है, यार इतना ज़रूरत क्या है इस करने की, यार हम आराम से रह रहे हैं, इतना बड़े होटल बनाने की क्या नीड है इनको। बट जो थॉट प्रोसेस है वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स का, वो ऐसा ही है। द पॉलिटिशियंस ग्रैंडियोस प्रोमिसेस ड्यूरिंग द कैंपेन वर मेट विद स्केप्टिसिज्म बाय द वोटर्स। वोटर्स को डाउट है कि जो प्रॉमिस उन्होंने किए इतने बड़े बड़े, वो पूरे कर भी पाएंगे कि नहीं। ये भी सही है, ये भी सही था, ठीक है। हर ग्रैंडियोस आइडियाज फॉर द वेडिंग इंक्लूडेड अ गेस्ट लिस्ट ऑफ ओवर 1000 पीपल एंड अ 10-tier केक। अब कोई लड़की हैं या कोई फीमेल हैं घर की, उनका जो वेडिंग का प्लान है, वो उनके प्लान में 1000 से ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन देने का है, और एक 10-tier केक, यानी कि 10 मंजिला केक होना चाहिए भैया शादी में। सो ये भी एक ग्रैंडियोस आइडिया है, ठीक है।
द ग्रैंडियोज ऑफ द स्मॉल गैदरिंग मेड इट फील ओवरवेलमिंग एंड आउट ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे एरर मुझे ग्रामेटिकल लग रही है, बिकॉज द ग्रैंडियोज ऑफ द स्मॉल, ये कोई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ग्रैंडियोज एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन आनी चाहिए थी, वो नाउन यहाँ पे नहीं है। ग्रैंडियोसिटी होता, नाउन के तौर पे यूज होता, तब यहाँ पे सही होता। द ग्रैंडियोसिटी ऑफ द स्मॉल गैदरिंग तब बोल सकते थे, ग्रामेटिकली करेक्ट होता, बट अभी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा हो जहाँ पे, बोल्ड, ऑस्टेंशियस, यस, ऑस्टेंटेशियस अगेन शो ऑफ करने वाला जो माइंडसेट होता है वो। मान लीजिए कोई कपल है, वो वेकेशन से आया है, यूरोप गए थे दोनों, एंड उनके कोई रिलेटिव हो या कोई कॉलोनी में कोई मिलने वाले हो, वो पूछते हैं अरे आप दिखाई नहीं देते दिन से, कहाँ थे? तो जो फीमेल हैं, लेडी हैं, वो बोलती हैं अरे आपको पता नहीं हम यूरोप गए थे। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि आपने बताया आप कहाँ गए थे, और साथ में उन्होंने एक सेंटेंस और जोड़ दिया, हम यूरोप गए थे बिजनेस क्लास से, है ना, हम बिजनेस क्लास से यूरोप गए थे। तो अब ये बताने की नीड नहीं थी, बट स्टिल अगर वो ऐसा करती हैं तो वो कैसा बिहेव कर रही हैं? ऑस्टेंटेशियसली बिहेव कर रही हैं, और वो उनका नेचर कैसा है? ऑस्टेंटेशियस है यहाँ पे, यानी शो ऑफ करने वाला। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत खर्चीला, दिखावटी तौर पे बहुत ज़्यादा खर्चीला, हर चीज़ में मेरे शूज़ इतने के हैं, मेरी घड़ी इतने की है, ये जो पोलो शर्ट है मेरी, ये इतने रुपए की है, ये इस ब्रांड की है। सो एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज़्यादा खर्चीला, है ना। और एंटोनिम्स की बात करें तो मॉडेस्ट, यानी मामूली, हम्बल, विनम्र, जो विनम्र होते हैं वो शो ऑफ नहीं करते। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो ग्रैंडियस का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज हेजेमनी। हेजेमनी रेफरेंस क्या लिखा है? illusions in Delhi about India's regional hegemony that have gained ground in recent years were not rooted in a realistic assessment of the ground conditions, meaning leadership or dominance, especially by one state or social group over others. यानी प्रभुत्व, हिंदी में एक अच्छा वर्ड है प्रभुत्व, और एक और वर्ड है दबदबा, यानी एक सर्टेन ग्रुप का या गवर्नमेंट का या लोगों का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का दबदबा। हमने थंबनेल में क्या मेंशन कर रखा था? आईसीसी पर किसका दबदबा है? आईसीसी यानी कि क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर किसका दबदबा है? बीसीसीआई का, क्योंकि बीसीसीआई एक जो बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड है पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को लेकर। अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली रिचेस्ट है, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा हाथ होता है। जब आईसीसी कोई डिसीजन मेकिंग करता है तो उसमें बीसीसीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसका हेजेमनी ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल्स हैं पॉलिटिकल हेजेमनी, द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन अ स्टेट ऑफन एक्सरसाइजेज हेजेमनी ओवर रीजनल पॉलिटिक्स, influencing policies and decisions across various sectors. Example, in many states, the ruling party's hegemony has made it difficult for opposition parties to gain a foothold. जिस भी पार्टी का प्रभुत्व होता है स्टेट्स में, वो अपनी चलाती है, अपने डिसीजंस इम्पोज करती है। जैसे अगर देखा जाए हमारे यूपी में बीजेपी रूल कर रही है, तो बीजेपी को लगता है कि जो पुराने शहर हैं जिनके नाम मुगलों ने रखे थे उनको चेंज किया जाना चाहिए, तो वो कर देते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग यहाँ पे डिबेट करते हैं, कंटेंशियस है ये मैटर। कैसा है? कंटेंशियस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि होना चाहिए। तो हम उस पर नहीं जा रहे अभी, पर अगर बीजेपी को लग रहा है, उस गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये होना चाहिए, तो वो कर देती है। सो अगेन हेजेमनी है ना यहाँ पे, प्रभुत्व किसका है, दबदबा किसका है? बीजेपी का। अगर यही मिलीजुली सरकार होती, यानी कोएलिशन गवर्नमेंट होती, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता, पर क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट है और वो डिसीजन ले सकते हैं, तो वो लेते हैं। हेजेमनी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एक और एग्जांपल है कल्चरल हेजेमनी। बॉलीवुड्स कल्चरल हेजेमनी इन इंडिया इज एविडेंट एज इट इन्फ्लुएंसेस नॉट जस्ट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बट ऑल्सो शेप्स फैशन, लैंग्वेज एंड सोसाइटल नॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री। एग्जाम्पल, द हेजेमनी ऑफ बॉलीवुड हैज ओवरशैडोड रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज, मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू गेन नेशन वाइड रिकग्निशन। डेफिनेटली बॉलीवुड की हेजेमनी हमें देखने को मिलती है, और उसके कारण जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे जो प्रदेश हैं, उनकी जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको इतने मौके या रिकग्निशन यानी कि पहचान नहीं मिलती है, क्योंकि प्रभुत्व या दबदबा किसका है? बॉलीवुड का। सो आई होप आप समझ में आ गया हो।
एग्जाम्पल्स और है हमारे सामने, द हेजेमनी ऑफ द टेक जायंट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर स्मॉलर कंपनीज टू कॉम्पीट। बिल्कुल सही बात। बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका प्रभुत्व है, उनका दबदबा है। टेक जायंट्स विशाल हैं बहुत साइज में वो, तो बाकी जो छोटी कंपनीज है वो कॉम्पीट नहीं कर पाती, उनको बहुत परेशानी होती है। द कल्चरल हेजेमनी ऑफ द वेस्ट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड फैशन, लैंग्वेज एंड एंटरटेनमेंट ग्लोबली। बिल्कुल सही है। बाहर जो वेस्ट है, लाइक यूएस हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उनकी कल्चरल हेजेमनी ने काफ़ी हद तक फैशन, लैंग्वेज और एंटरटेनमेंट को ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे इन्फ्लुएंस किया है। द हेजेमनी ऑफ द रिपोर्ट हाईलाइटेड इट्स डोमिनेंस ओवर द इंडस्ट्री। हेजेमनी ऑफ द रिपोर्ट, अभी देख लेते हैं इसको। चौथा सेंटेंस क्या है? द कंपनीज हेजेमनी इन द मार्केट अलाउ इट टू डिक्टेट प्राइसेस एंड कंट्रोल सप्लाई चेन्स। अब कंपनी है कोई, उसकी हेजेमनी, उसका प्रभुत्व, उसका दबदबा है, तो प्राइसेस भी वही डिक्टेट करती है कि भाई ये प्राइस होने चाहिए और ये प्राइस होंगे। तो ये सेंटेंस भी सही है। ये वाला जो सेंटेंस है हेजेमनी ऑफ द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में कोई सेंस नहीं बन रहा, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और यहाँ पे जो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में है, मान लीजिए कि कोई सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो मोनोपोली यहाँ हम देखने को, हाँ मोनोपोली हमें देखने को मिलती है, जो हम ऑलरेडी किसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। लीडरशिप, डोमिनेंस दबदबा, सुप्रीमेसी यानी कि हम ही हम हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं, सुप्रीमेसी। और एंटोनिम्स, सबऑर्डिनेशन नीचे होना, इन्फीरियरिटी यानी कि आपको पता है कि आप इन्फीरियर हैं, इन्फीरियरिटी नीचे होना। नेक्स्ट फ्रेज इज डूम एंड ग्लूम। डूम कयामत यानी कि तबाही, और ग्लूम यानी कि निराशा। डूम एंड ग्लूम बेसिकली एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हताशा या निराशा। ठीक है, पावर कट हो गया है, बट ये आई बिलीव लास्ट है, इसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। एट द सेम टाइम देयर इज नो रीजन फॉर डूम एंड ग्लूम अबाउट इंडियाज फ्यूचर इन बांग्लादेश। ओके, सैड एंड ट्रेजिक इवेंट्स, अ फीलिंग और एटीट्यूड दैट थिंग्स आर ओनली गेटिंग वर्स। यानी कि एक के बाद एक चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आपको लग रहा है कि अब चीज़ें खराब ही हो रही हैं, और अब आप हताशा और निराशा से घिरे हुए हैं। आपको लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। ठीक है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो। Economic slowdown. Many people felt a sense of doom and gloom during the economic slowdown as job losses and inflation made the future seem uncertain. The news of rising unemployment and inflation has created a feeling of doom and gloom across the country. बिल्कुल सही बात है। बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई बहुत सारे लोगों के दिमाग में हताशा और निराशा पैदा कर दी है इसने। एग्जाम्पल के तौर पे एक इमेजिनरी सिचुएशन ले लीजिए। अचानक से गवर्नमेंट का डिसीजन आ जाए कि भाई अब सारे जो बैंक्स हैं वो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है उनका, अब कोई IBPS के थ्रू कोई जॉब्स नहीं निकलेंगी। अचानक से अगर ये आ जाए, इमेजिनेशन, वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आ जाए तो पूरे जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके दिमाग में हताशा निराशा घर कर लेगी। आप समझ रहे हैं कितना मतलब खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, कितना बुरा डिसीजन होगा ये अगर कभी होता है तो। और एक और एग्जांपल है एनवायरमेंटल कंसर्न्स। द अलार्मिंग लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली हैव लेड टू अ सेंस ऑफ डूम एंड ग्लूम among residents worried about their health and well-being. Definitely, every winter the worsening air quality in Delhi brings a sense of doom and gloom to the city. जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको पता होगा कि उनके लिए हर साल विंटर्स में क्या सिचुएशन होती है, जब वहाँ एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि वो घर से बाहर कदम नहीं रख पाते। जस्ट इमेजिन, है ना, बाहर निकलते ही घुटन, सांस घुटना, आँखों में जलन, ये सब महसूस होना चालू हो जाता है। तो उनको ये लगता होगा कि यार सब खत्म हो गया, अब आने वाले टाइम में क्या होगा, और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ना है ना। सो डूम एंड ग्लूम, हताशा एंड निराशा। 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द कॉन्स्टेंट न्यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ लेड टू अ वाइड स्प्रेड सेंस ऑफ डूम एंड ग्लूम अबाउट द प्लैनेट्स फ्यूचर। अगर आप गौर से सोचें तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लगातार नीचे की तरफ हमारा जा रहा है एनवायरमेंट, वो हमारे दिमाग में एक सेंस ऑफ डूम एंड ग्लूम पैदा करता है कि भाई इस प्लेनेट का आगे होने क्या वाला है, सब खत्म हो जाएगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। Despite the economic challenges, not everyone is feeling doom and gloom. Some see opportunities for growth. अब यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद हर किसी को हताशा निराशा नहीं होती है, कुछ को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी दिखती हैं। बिल्कुल सही है। The teachers' doom and gloom attitude made the students lose interest in subject, thinking there was no hope for improvement. अब जो टीचर हैं उनका एटीट्यूड ही सब्जेक्ट के लिए कैसा है, हताशा और निराशा वाला। नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों का बच्चों,
आप सब बर्बाद हो, अब कुछ नहीं हो पाएगा आपका, है ना। अगर टीचर ही ऐसा बोलने लगे तो डेफिनेटली जो बच्चे हैं उनके मन में भी निराशा घर कर जाएगी। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द फेस्टिवल वॉज फुल ऑफ डूम एंड ग्लूम विद ब्राइट लाइट्स एंड चीयरफुल म्यूजिक फिलिंग एयर। एब्सोल्युटली एब्सर्ड, दो अलग अलग बातें यहाँ पे मेंशन है। फेस्टिवल है, ब्राइट लाइट्स हैं, चीयरफुल म्यूजिक है, ऊपर से लिखा है डूम एंड ग्लूम यानी हताशा निराशा। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। डिस्पोंडेंसी निराशा, पेसिमिज्म निराशा, डेस्पेयर निराशा, हताशा, ब्लीकनेस यानी अब समझ नहीं आ रहा फ्यूचर आगे है भी कि नहीं, यानी ब्लीक है, फ्यूचर कैसा है, ब्लीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है, धुंधला है सब कुछ। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑप्टिमिज्म यानी कि आपको आशा है, होपफुलनेस यानी अगेन आशा है, एक जैसे मीनिंग में, ये सारे इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब क्या करना है आपको पता है, हमेशा की तरह हर वर्ड और फ्रेज पे अपना खुद का सेंटेंस आपको फ्रेम करना है और सही कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम करना है, और एक सिंगल कमेंट के तौर पे आपके सेंटेंसेस को ड्रॉप करना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं। दूसरा काम, मैं हूँ अवेलेबल टेलीग्राम पे, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें इस यूज़र नेम पे, एंड आई विल शेयर द टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर पूरी है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 64। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस एक्सरसाइज में। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।